स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। इसके साथ हम प्रीफिक्सेस को देखेंगे और ये कंप्लीट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, या इसमें से मैक्सिमम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन होते क्या है। बेटा साइंटिफिक नोटेशन का वर्ड आप कहीं भी देखेंगे, इस चीज का मतलब ये होता है कि आप नंबर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम एक्सप्रेस करेंगे नंबर्स को, एक्सप्रेस numbers in standard form। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करेगी, इंप्लॉय करेगी पावर ऑफ 10। इंप्लॉय सम पावर ऑफ 10 to express numbers in standard form which imply some power of 10 is called scientific notation। यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपका डेसिमल पोजीशन कहाँ पे आएगी, आपने डेसिमल कहाँ पे लगाना है। डीपी डेसिमल को ये डिस्क्राइब करता है इशारिया को। बेटा जो डेसिमल है ना, ये आपने प्लेस करना होता है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये सिंपल सा आपने रूल याद रखना है कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद इशारिया होना चाहिए। हमारी बुक इसको उल्ट लिखती है, बात यही है, लेकिन उसके कहने का अंदाज मुख्तलिफ है। वो ये कहता है कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो होना चाहिए। हमने कहा पहले नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगाएं, उसने ये कहा कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो बात उसकी सेम ही है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको ये क्लियर होगा कि उसके कहने का मतलब क्या। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू उसने आपको दी 0.0021336। एक वैल्यू उसने दी आपको 134.7। अब ये दो वैल्यूज हमने ली हैं, इनका मतलब क्या है, ये दोनों एक्सप्लेन करेंगी पोजीशन ऑफ डेसिमल को। रूल क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म का, रूल ये कहता है कि आपको जो भी वैल्यू दी जाएगी, जो भी नंबर दिया जाएगा, उसमें देखें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। हम यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे, इस डायरेक्शन में रीडिंग स्टार्ट करनी होती है। पहली वैल्यू जीरो, दूसरी भी जीरो, तीसरी भी जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो है ये 2। डेसिमल इसके बाद आना चाहिए, यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। सेम इस केस में पहली नॉन जीरो वैल्यू ही चूंकि ये 1 है, तो डेसिमल कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो जब हम डेसिमल को इसकी पोजीशन के ऊपर ले आएंगे, एक्चुअल के ऊपर, हम कहेंगे अब हमारा वो जो नंबर है वो एक्सप्रेस हो चुका है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका रूल क्या है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो लिखना कैसे है, उसके लिए मैं इसी वैल्यू को दोबारा लिख देता हूँ। 0.0021336। अब बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने इसका एक शॉर्टकट मेथड याद रखना। शॉर्टकट मेथड क्या है, आपने देखनी ये है कि करंट पोजीशन जो है वो डेसिमल की क्या है। वो करंट पोजीशन ये पड़ी हुई है, इसको आपने कह लेना है कि जो करंट पोजीशन है डेसिमल की, ये वैल्यू है ए। और होना कहाँ पे चाहिए, वो भी हमने कहा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। तो ये उसकी फाइनल पोजीशन है, इसको आपने कहना है बी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कैसे, आप इशारिया उसी जगह पे लगा दें जहां पे होना चाहिए था। 2 के बाद होना चाहिए था, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 2.136। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई 10 की पावर आपने लिखना है, फार्मूला है a माइनस बी। अब इस a माइनस बी का मतलब क्या है देखते हैं जरा। 2.136 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। देखिए a
यहाँ से काउंट करें, पहली वैल्यू के बाद है तो ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू काउंट करें 1 2 3 एंड 4, तो बी की वैल्यू पुट कर दें 4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए की जगह 1 माइनस बी की वैल्यू 4, 1 माइनस 4। आंसर हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया 2.136 टेन रेज की पावर 1 माइनस 4, तो माइनस का 3। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। सेम इसी टेक्निक को अगली एग्जांपल पे भी हम लगाते हैं। ये है 134.7। अब इसको एक्सप्रेस करना है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। जहां पे अभी इशारिया पड़ा है उस पोजीशन को कहना है ए, और जहां पे होना चाहिए था वो यहाँ पे होना चाहिए था, इसको कहना है आपने बी। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 एंड 3, तीसरे नंबर के बाद है, और बी की वैल्यू पहली वैल्यू के बाद है, तो बी की वैल्यू 1। फार्मूला यही लगाते हैं, 1.347 टेन रेज की पावर ए माइनस बी। ये आएगा 1.347 टेन रेज की पावर ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1.347 टेन रेज की पावर 2। ये साइंटिफिक नोटेशन में ये एक्सप्रेस हो गया। तो जब भी आपको कोई भी दुनिया का नंबर दे दिए जाए साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए, तो पहला रूल ये याद रखना है कि पहले नॉन जीरो के बाद आपने इशारिया लगाना है, और फार्मूला आप उसको वहां पे इशारिया लगा के 10 की पावर ए माइनस बी करेंगे। ए किस वैल्यू के बाद लगा हुआ है और बी किस वैल्यू के बाद लगा हुआ है, आपने वो देखना है। ए पहली वैल्यू के बाद लगा था यहाँ पे, तो हमने ए 1 लिखा। बी चौथी वैल्यू के बाद लगा था, तो बी की वैल्यू 4 थी। सेम निचली एग्जाम्पल में ए तीसरी वैल्यू के बाद लगा था, तो ए की वैल्यू 3, और बी पहली वैल्यू के बाद लगा था, तो बी हो गया 1। फॉर्मूले में पुट करने से आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि हम लेफ्ट से राइट डेसिमल को मूव कर रहे हैं या राइट से लेफ्ट, कि पॉजिटिव आंसर कब आएगा नेगेटिव कब आएगा, इससे डायरेक्ट आपका आंसर सही आ जाएगा। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। एग्जांपल हम लेते हैं 0.0000925। अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, करंट पोजीशन जो डेसिमल की होती है वो हमेशा ए होती है, तो ये हो गई ए। और होना कहाँ पे चाहिए? पहले नॉन जीरो के बाद। तो यहां से देखा पहला नॉन जीरो है 9, ये वाली वैल्यू आएगी बी। अब देखते हैं ए की वैल्यू कहाँ पे पड़ी है, फर्स्ट वैल्यू के बाद है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। बी की वैल्यू 1 2 3 4 और 5, मतलब 9 के बाद है, तो पांचवी वैल्यू के बाद है, तो बी की वैल्यू क्या लिख देनी है 5। अब जरा इसको लिखेंगे 9.25 टेन रेज की पावर। अब फॉर्मूला है ए माइनस बी, ये आएगा 9.25 टेन रेज की पावर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5। आंसर आ गया 9.25 टेन रेज की पावर -4। इस तरह से आप ए और बी की वैल्यू को क्या करोगे, फाइंड करोगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है, अभी करंट पोजीशन जो है डेसिमल की वो ए होती है हमेशा, और जहां पे होना चाहिए था वो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए था डेसिमल, इस पोजीशन को कहना है बी। अब बी की वैल्यू यहाँ से पहली वैल्यू के बाद है, तो बी की वैल्यू 1, और ए की वैल्यू 1 2 3 एंड 4। 3.00120 टेन रेज की पावर ए माइनस बी, एंड 3.00120 टेन रेज की पावर ए की वैल्यू है हमारे पास 4, बी की वैल्यू 1, तो ये आ गया 3.00120 टेन रेज की पावर 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें, क्योंकि ये एमसीक्यूज में बहुत दफा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
ओके, आपको बुक पे ले जाते हैं फिर, ताकि बुक से ये वाला टॉपिक रीड हो जाए। जी बेटा, वो कहते हैं नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच एम्प्लाइज पावर ऑफ 10। ये तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आपने ऐसे लिखनी है। फिर वो कहते हैं द इंटरनेशनली accepted practice is that there should be only one non-zero digit left of decimal। शारिया की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। जिस तरह अभी शारिया यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, बल्कि कहाँ पे होना चाहिए था, टू के बाद होना चाहिए था। इसकी लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो होगा। मैंने आपको ये आसान कर दिया इसको समझाने के लिए कि आपने देखनी है पहली नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है, उसके बाद इशारिया प्लेस करना है। ये दोनों एग्जाम्पल्स अंडरलाइन कर लें आप लोग, ये दोनों एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी पहली कोशिश ये होती है कि बुक में दी गई एग्जाम्पल दी एज एमसीक्यू वो आपसे पूछता है। तो 134.7 को हम लिख सकते थे 1.347 एक्सपोनेंट टू, और 0.0023 को हम 2.3 एक्सपोनेंट -3 लिख सकते थे। जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला आर्टिकल हमारा है प्रीफिक्सेस। व्हाट आर प्रीफिक्सेस? ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेटा, प्रीफिक्सेस हम बोलते हैं उन वर्ड्स को या लेटर्स को एडिट बिफोर नेमिंग SI यूनिट्स। हम वो वर्ड्स या लेटर्स जो SI यूनिट से पहले लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक SI यूनिट है मीटर, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखते हैं मीटर। मैं इस SI यूनिट मीटर से पहले एक वर्ड ऐड करता हूं, और वो वर्ड है सेंटी। एक लेटर या सिंबल ऐड करता हूं, और वो सिंबल है सी। तो ये SI यूनिट से पहले जो मैंने ये वर्ड लगाया है, या यहाँ पे जो उसका सिंबल या लेटर लगाया है, इस सिंबल को हम क्या नाम देते हैं? प्रीफिक्स का। ये चूंकि इस बुक में तो डेफिनेशन नहीं है, मैट्रिक लेवल पे आपने पढ़ी थी, तो वहां पे ये दोनों ही उसने मेंशन किया था, वर्ड्स या लेटर्स। ये टर्म यूज करने की वजह ये कि फुल फॉर्म में हम वर्ड लगाएंगे, और सिंबॉलिक फॉर्म में साथ में सिंबल या लेटर लगाएंगे। इस वर्ड या सिंबल को हम क्या नाम देते हैं? प्रीफिक्स देते हैं। अब ये प्रीफिक्सेस का टेबल सच एज जिस तरह हमारी बुक में गिवन है, आपने इसको वैसे ही याद रखना है। इसमें दो चीजें याद रख लीजिएगा, एक टर्म मल्टीपल की, और बेटा दूसरी टर्म आपने याद रख लेनी है सब मल्टीपल। बाकी मैं आपको बुक से ही करवाऊंगा ये। बेटा, मल्टीपल होता है जिसमें पावर ऑफ 10 आपके पास पॉजिटिव आ रही हो। पावर ऑफ 10 क्या आ रही हो? पॉजिटिव। मल्टीपल में क्या आएगा? मतलब वो प्रीफिक्स मल्टीप्लाई आएगी, उसकी कोई भी पावर पॉजिटिव, और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सब मल्टीपल में डिवीजन होती है, मैं 1 के साथ इसी 10 रेज की पावर 3 को क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। इसको हम बोलते हैं किलो। और जब ये सब मल्टीपल डिवीजन में जाता है, इसको हम बोलते हैं मिली। ये ऊपर जाएगी पावर, तो ये 10 रेज की पावर क्या बन जाएगी? -3। और इसको हम इन शॉर्ट सिर्फ क्या लिखते हैं? 10 रेज की पावर 3 लिखते हैं। तो किलो प्रीफिक्स 10 रेज की पावर 3 ये मल्टीपल है। और मिली क्या है? ये सब मल्टीपल है। 10 की पावर क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी। अब अगर वो मेरे से पूछ ले एक क्वेश्चन कि हमें बताएं मल्टीपल्स ऑफ लेंथ, तो हम मल्टीपल्स ऑफ लेंथ में क्या लिखेंगे? सिर्फ वो वैल्यूज लिखेंगे जिनमें पावर ऑफ 10 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पावर ऑफ 10 क्या आएगा? पॉजिटिव। अभी इस क्वेश्चन को प्रीफिक्सेस समझाने के बाद मैं टैकल करता हूँ। बुक पे आएंगे हम।
बुक पे प्रीफिक्सेस उसने आपको इस तरह से दी हुई हैं। अब यहाँ पे आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे डेका से। इससे नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव और उससे ऊपर नेगेटिव। डेका बेटा 10 रेज की पावर 1 होता है। हेक्टो 10 रेज की पावर 2। अब किलो इंपॉर्टेंट है, किलो पे टिक कर लीजिएगा। 10 रेज की पावर 3। मेगा इंपॉर्टेंट है, 10 रेज की पावर 6। गीगा 10 रेज की पावर 9। पॉजिटिव वैल्यूज में ये तीनों सबसे ज्यादा यूज होनी है, किलो, मेगा एंड गीगा। 10 रेज की पावर 3 किलो, मेगा 10 रेज की पावर 6, गीगा 10 रेज की पावर 9। इस तरह टेरा, पेटा एंड एक्सा है 12, 15 और 18। और नेगेटिव में जाते हैं तो डेसी 10 रेज की पावर -1। सेंटी इंपॉर्टेंट है, 10 रेज की पावर -2, ये ज्यादा यूज होता है। मिली 10 रेज की पावर -3। माइक्रो 10 रेज की पावर -6। नैनो 10 रेज की पावर -9 एंड पाइको 10 रेज की पावर -12। इस तरह फेमटो और एटो है। फेमटो 10 रेज की पावर -15 और एटो 10 रेज की पावर -18। ये टेबल आपने सच एज ऐसे ही याद रखना है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव वाली में से सेंटी टू पाइको, और पॉजिटिव वाली में किलो से गीगा, ये तीन। तो ये आपने अच्छी तरह से याद रख लेनी है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ये था मल्टीपल्स ऑफ लेंथ। अब लेंथ का यूनिट है मीटर। इसके साथ मैं किलो लगा सकता हूँ। इसी तरह इसके साथ, मीटर के साथ मैं मिली लगा सकता हूँ। इसके साथ मैं सेंटी लगा सकता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है, और डी ऑप्शन ऑल हो सकता था। ये चार ऑप्शन हैं। पूछा ये गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल ऑफ लेंथ। अब मल्टीपल के लिए कंडीशन ये थी कि पावर ऑफ 10 पॉजिटिव होना चाहिए था। किलो होता है 10 रेज की पावर +3। मिली होता है 10 रेज की पावर -3। सेंटी होता है 10 रेज की पावर -2। साथ में मीटर आता जाएगा। तो अगर उसने सिर्फ मल्टीपल पूछा है तो इसका ऑप्शन बनता था ए, किलोमीटर। लेकिन बच्चे जल्दबाजी में उनको ये लगता है कि उसने मल्टीपल प्लस सब मल्टीपल पूछ लिए हैं तो वही सारे ही लगाते हैं, तो ये ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। जब उसने सिर्फ टर्म मल्टीपल यूज की तो हमने देखना है जिसमें 10 की पावर पॉजिटिव रहती है। इसका आंसर आना था किलोमीटर, जिसमें हमने लेंथ का मल्टीपल यूज किया है। इसके अलावा यहाँ पे 1 माइक्रोन, ये क्या होता है बेटा? ये हम 1 माइक्रोमीटर को माइक्रोन बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 रेज की पावर -6 मीटर। इसी तरह 1 फर्मी, ये 1 फेम्टोमीटर को बोलते हैं। 10 रेज की पावर -15 मीटर। ये दो टर्म आपने याद रखनी है। कहीं भी माइक्रोन का वर्ड यूज होगा, इस चीज का मतलब ये होगा कि हम बात कर रहे हैं लेंथ के सब मल्टीपल की, और साथ में मीटर का यूनिट आएगा तो 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो 1 माइक्रोन का। इस तरह 1 फर्मी, 1 फेम्टोमीटर, 10 रेज की पावर -15 मीटर। अब यहाँ से जो एमसीक्यूज आने हैं, एमसीक्यूज में रेशोज पूछता है वो आपके पास। फॉर एग्जांपल वो ये पूछ सकता है, रेशो बताएं नैनो एंड एटो की। बेटा नैनो होता है 10 रेज की पावर -9। एटो होता है 10 रेज की पावर -18। जब ये ऊपर जाएगा तो 10 रेज की पावर -9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 18 पॉजिटिव हो जाएगा। बेसिस सेम है, -9 पावर्स ऐड कर दें, +18, तो ये बनेगा 10 रेज की पावर 9। इस तरह से वो रेशो वाले आपसे एमसीक्यूज भी पेपर के अंदर पूछ सकता है। लीस्ट मल्टीपल कौन सा है, ये बड़ी दफा एमसीक्यू में पूछता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट मल्टीपल? तो ये है एटो, विच इज इक्वल टू 10 रेज की पावर -18। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है मुख्तलिफ एमसीक्यूज को, जिसमें वो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के फॉर्मेट में आपसे चीजें पूछ सकता है। इसमें अभी कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का है तो आप पूछ सकते हैं।
सर यहाँ ऑटो में जो से एटो मल्टीपल बेटा आया यहाँ एटो। जी जी। ऑटो, यहाँ सब मल्टीपल का नहीं आ सकता। मल्टीपल तो पॉजिटिव होगा। बेटा जब उसने वैल्यू पूछ ली ना लीस्ट, ठीक है, तो वो कम से कम वैल्यू पूछने की कोशिश कर रहा है, तो वो -18 आएगा। जी कुछ और, एक स्टेप आगे मूव करें फिर। नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ रूल्स यूनिट्स को इंडिकेट करने के। इनमें से जो मेजर इंपॉर्टेंट मैंने मैं वो आपको पहले करवाऊंगा। रूल नंबर 1, ये रिलेट करता है बेटा फुल फॉर्म ऑफ यूनिट से। स्पेशली वो यूनिट्स जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे होते हैं, नेम आफ्टर साइंटिस्ट। बेटा ये कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होंगे। कैपिटल लेटर, फॉर एग्जाम्पल फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। तो न्यूटन को हम ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? अगर तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है तो बेटा इस चीज का मतलब ये है कि ये साइंटिस्ट नेम है। और जब ये लोअर केस लेटर से स्टार्ट होगा तो ये किसकी बात हो रही है? यूनिट की बात हो रही है। तो पहली चीज आपने ये याद रखनी है, फुल फॉर्म जब आप यूनिट की लिखेंगे तो वो कभी भी कैपिटल से बिगिन नहीं होगा। इसी तरह आप वर्क का यूनिट है, उसको कैसे लिखोगे? स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, लोअर केस से जाउल लिखेंगे। प्रेशर, पास्कल। करंट, ए स्मॉल होगा, एम्पेयर। ये पहला रूल। दूसरा रूल इसके साथ ही मैं करवाऊंगा क्योंकि इसी से रिलेट करता है, वो होता है सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ यूनिट। क्योंकि ये सिंबल होता है तो सिंबल यूजली क्या होता है? कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस यूनिट को लिखने जा रहा था न्यूटन, तो इसका जब सिंबल लिखूंगा तो वो क्या आएगा? कैपिटल एन आएगा, स्मॉल एन नहीं आएगा। जाउल लिखना चाहता हूँ तो इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैपिटल जी होगी। पास्कल लिखना चाहता हूँ तो पी कैपिटल आएगा। एम्पेयर लिखना चाहता हूँ तो ए क्या आएगा? कैपिटल। ये पहले दो रूल्स तो ये है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब यूनिट्स की करनी है तो कैपिटल फर्स्ट लेटर, और जब आप फुल फॉर्म लिखोगे तो वो कभी भी कैपिटल से बिगिन नहीं होगा। रूल नंबर 2, कम्बिनेशन ऑफ एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स के कम्बिनेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल फोर्स का यूनिट था न्यूटन और ये इक्वल था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको अगर कोई पर्सन ऐसे लिख दे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बेटा ये रिप्रेजेंटेशन उसकी इनकरेक्ट होगी। जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स लिखते हो तो दरमियान में आपने यहाँ पे ध्यान रखना है किस चीज का, यहाँ पे आपने सिंगल स्पेस देना होगा। अगला यूनिट आया मीटर के बाद सेकंड, तो फिर यहाँ पे अगेन क्या आ गया, सिंगल स्पेस। तो जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स लिखते हैं उनके दरमियान क्या लिखना है, स्पेस लिखना है। या फिर अगर आप स्पेस नहीं लगाना चाहते तो आप किलोग्राम दरमियान में डॉट लगाओ, मीटर डॉट लगा लो, S-2। तो जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स लिखोगे स्पेस दे दें या दरमियान में क्या लगा दें, डॉट लगा दें। विदाउट स्पेस यूनिट्स का कॉम्बिनेशन नहीं लिखना। आप एक यूनिट लिखते हो एम्पेयर सेकंड, ए के बाद स्पेस आएगा और फिर क्या आएगा, एस आएगा। ये 1 कूलम इक्वल्स एम्पेयर सेकंड होता है। ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है यूनिट की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स विद सिंगल स्पेस आएंगे। रूल नंबर 3, combination of prefix and unit। combination of prefix, और ये प्रीफिक्सेस सिर्फ एसआई यूनिट्स में लगती हैं तो हम लिखेंगे प्रीफिक्स एंड एसआई यूनिट। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रीफिक्स लिखनी है सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है। तो बेटा ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। जब आप प्रीफिक्स के साथ कॉम्बिनेशन लिखोगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन इनकरेक्ट होती है। हम कैसे लिखेंगे, विदाउट स्पेस लिखेंगे। तो combination of prefix and unit is written without space, while combination of isolated units is written with space। चौथी चीज, combination of unit and prefix है लेकिन यूनिट की पावर है। combination of prefix and unit have power, unit has power। फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्बिनेशन प्रीफिक्स का यूनिट के साथ था और इसकी पावर थी 2। तो बेटा जब भी ऐसा कोई केस आएगा तो आपने याद रखना है जो पावर यूनिट की होगी, यूनिट की पावर, सेम वही वाली पावर आपने किसकी लिखनी है, प्रीफिक्स की भी लिखनी है। मतलब दोनों की पावर क्या होगी, सेम होगी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा अगर ये सिर्फ सेंटीमीटर होता तो हम सेंटी की वैल्यू लिखते 10⁻⁻²मीटर। बट हमारा जो केस है वो ऐसा नहीं है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं इधर सेंटी की जगह तो लिखूंगा 10⁻⁻² ही, साथ में मीटर स्क्वायर है। रूल ये है कि जो पावर प्रीफिक्स का वही यूनिट का, तो प्रीफिक्स की पावर भी वही कर देनी है जो कि किसकी पावर है, यूनिट की। अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करते हैं, ये -2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ और साथ में मीटर का स्क्वायर, तो ये बनेगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास था सेंटीमीटर क्यूब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10⁻⁻2 सेंटी वही रहेगा लेकिन इसकी पावर भी क्या लेनी है आपने, 3, क्योंकि यूनिट की पावर 3 तो प्रीफिक्स की पावर भी वही, एम क्यूब। ये बनेगा 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूबिक मीटर, तो ये बनेगा 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। ये इसका आंसर आएगा। तो जो पावर यूनिट की होगी वही पावर आपने क्या करनी है, प्रीफिक्स की भी लेनी है। आई होप ये वाली चीज भी आपको क्लियर होगी कि इस तरह के हमारे पास काफी प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स को टैकल करते हैं।
अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ये मेजर 4 रूल्स मैंने अभी आपको बताए, बाकी रूल्स इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।